नेक्स्ट हमारा पार्ट जो मॉडर्न फिजिक्स में है वो बनेगा, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, और एक पार्ट और इसमें आएगा कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जैसा केमिस्ट्री में भी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिविटी दोनों का ही पार्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली न्यूक्लियस के ऊपर सारी की सारी स्टडी होने वाली है। अभी तक हम लोग एटम्स की स्टडी कर रहे थे, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे, जो ट्रांजिशन हो रहा था हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट उसके बारे में बोल रहे थे। अब ऐसे समझ लो कि अब और अंदर चले गए हैं एटम के, और अब हम न्यूक्लियस के पास आ गए हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि न्यूक्लियस अगर हमें कभी रिप्रेजेंट करना है एटम का न्यूक्लियस, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह से है जेड एक्स ए। ठीक है, जिसमें से जेड जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है, पहले कुछ बेसिक बातें हैं हालांकि मालूम होंगी बट फिर भी नोट कर लो, और ए इसका मास नंबर बनेगा। ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं दैट इज इक्वल टू जेड। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बोलेंगे, क्यों भाई, एक्चुअली जो मास नंबर है, Z। हाँ मास नंबर जो है वो कंबाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो अगर हमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो न्यूट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा ए माइनस जेड। ठीक है ना, एंड प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये दोनों मिलके कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर बोलेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो जाएगा ए। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स जो तुमने पहले देख रखे होंगे, जैसे कि व्हाट इज आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोटोप्स, ठीक है ना, आइसोबार्स, ठीक है, देन आइसोटोन्स, आइसो डायफर्स, ठीक है, एंड मिरर न्यूक्लियाई। तो इसमें इन सब के बारे में पता है या कोई बताना है, क्यों भाई, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स एंड मिरर न्यूक्लियाई, बताओ भाई। सर बत, देखो आइसोटोप्स का बत, मतलब बनेगा जिनके लिए z का वैल्यू सेम होगा। ठीक है ना, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका z का वैल्यू सेम होगा वो आइसोटोप्स हो गए। आइसोबार्स किनको बोलेंगे, तो आइसोबार्स उनको बोलेंगे जिनके लिए a माइनस जेड की वैल्यू सेम होगी, सॉरी जिनके लिए a की वैल्यू सेम होगी। आइसोबार्स उनको बोलेंगे जिनके लिए a की वैल्यू सेम होगी। आइसोटोन्स किनको बोलेंगे, तो जिनके लिए a माइनस जेड की वैल्यू सेम होगी, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आइसोडायफर्स इसी तरह से बोलते हैं जिनके लिए a माइनस टू जेड का वैल्यू सेम हो। ठीक है ना, और मिरर न्यूक्लियाई किनको बोलेंगे, तो मिरर न्यूक्लियाई एक तरह से आइसोबार्स होते हैं जिसमें वेयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इंटरचेंज्ड। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1H3 एंड 2He3, दे आर मिरर न्यूक्लियाई। बताओ एग्जाम्पल से समझ में आया क्या, 1H3 एंड 2He3 आर मिरर न्यूक्लियाई। कैसे, क्योंकि देखो ध्यान से 1H3 में प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन दो है, और 2He3 में देखोगे तो प्रोटॉन दो है और न्यूट्रॉन एक है। ठीक है, बताइए, क्लियर है इतनी बात। देन हमें न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस।
ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में नोट कर लो पहले इतना जितना लिखा हुआ है, कोई डाउट है पूछो। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में आते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस। तो देखो चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो प्रोटॉन्स के ऊपर है। क्यों? तो Q की वैल्यू एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं Z इंटू ई बनेगी। ठीक है, जिसमें Z उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर हो गया, और E की वैल्यू सबको पता ही है, इट इज 1.6 10 पावर -19 कूलम्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइज ऑफ अ न्यूक्लियस में जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है उसको डिफाइन करते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज R0 इंटू ए टू दी पावर 1/3। अब ये सारा डेटा जो है एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ है, जिसमें R0 जो है वो एक कांस्टेंट है, और R0 कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी अलग अलग बुक्स में थोड़ी सी अलग अलग है। तो 1.1 फेम्टोमीटर या फिर 1.2 फेम्टोमीटर है। फेम्टोमीटर कौन सा यूनिट है? दिस इज कॉल्ड फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर का क्या मतलब हुआ? फेम्टोमीटर का मतलब हुआ 10 टू दी पावर -15 मीटर्स। तो अभी तक हमारे सामने जितने भी यूनिट्स आए हैं लेंथ मेजरमेंट के, फेम्टोमीटर उसमें सबसे कम से कम बनेगा। ठीक है ना। तो किसी भी न्यूक्लियस का अगर हमें रेडियस डिफाइन करना है तो उसका रेडियस हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। देखो ठीक है। नेक्स्ट फिर पॉइंट आता है डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो देखो किसी भी मटेरियल की अगर हमें डेंसिटी डिफाइन करनी है तो डेंसिटी का मतलब होगा सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम से। ठीक है। अब मास कितना लिखेंगे? तो देखो न्यूक्लियस का मास लिखने के लिए हम लोग मास नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नॉर्मली क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास में थोड़ा सा तो फर्क है, लेकिन ठीक है कैलकुलेशन के लिए हम ऑलमोस्ट सेम भी ले सकते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास। तो मास बन जाएगा ए, यानी कि मास नंबर इनटू मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। तो मास ऑफ ईच न्यूक्लियन हो जाएगा 1.67 10 पावर -27 kg। अच्छा वॉल्यूम, अब अगर हम इसको स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो आर क्यूब अगर करेंगे तो ये R0 क्यूब इंटू ए आएगा। अब खास बात यहाँ पे ये है कि तुम देखोगे तो ये मास नंबर कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो उसके मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब सारे न्यूक्लियाई का जो डेंसिटी है वो सेम आएगा। और ये वैल्यू हालांकि बहुत हाई निकल के आती है, इट इज अराउंड 2.4 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल न्यूक्लियाई। इट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल न्यूक्लियाई। ठीक है ना। और ये बहुत एक हाईली डेंसर मीडियम हो गया एक तरह से, ये इतना डेंसिटी भी किसी का नहीं होता है। नीचे नोट करके लिख सकते हैं। अब ऐसे सोचो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। हाँ, न्यूट्रॉन के पास तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में कोई भी रिपल्शन फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्शन फोर्स लगाएंगे? और अगर तुम इतने डिस्टेंस पे दो प्रोटॉन को रखो और उनके बीच में कूलम्बिक फोर्स निकालो अगर, तो तुम देखोगे कि वो कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू भी बहुत हाई आएगी। तो फिर दो प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर इतनी कम जगह में स्टेबल कैसे है? तो उसका आंसर है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स नॉर्मल डेली लाइफ में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल ही तभी होगा जब डिस्टेंसेस जो है न्यूक्लियॉन्स के बीच में फेम्टोमीटर के ऑर्डर की बनेगी, अदरवाइज कोई भी न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। तो हम लोग फोर्सेस को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है ग्रेविटेशनल जिसको हम लोग एमजी बोलते हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और बाकी दोनों है न्यूक्लियर फोर्स, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और एक है वीक न्यूक्लियर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियस के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही सिर्फ एप्लीकेबल होंगे। ये बस बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना।
नॉर्मली नहीं लगेंगे, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कूलम्बिक फोर्स से भी कई गुना बड़ा है, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना, तभी वो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है। तो हमें फिलहाल सिर्फ इसमें ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स को लेके कोई ज्यादा हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी रिसर्च चली रही है, तो कुछ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, लिख लो इसमें, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स inside the nucleus, and it is the reason and it is the reason for their stability, it is the reason for their stability। और इसमें हम लोग ये लिख देंगे, न्यूक्लियर फोर्स is very short range force and it is applicable only if distance between nucleons is of the order of 10 to the power minus 15 meters, ठीक है ना। एक ग्राफ हमको ध्यान रखना है फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए। स्टेबल न्यूक्लियाई में हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इधर मैंने बनाया हुआ है एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या है कि इनिशियली क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियाई हैं इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम है, जितने भी शुरू वाले न्यूक्लियाई अगर तुम देखोगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होने लगते हैं। मतलब ये मैंने डॉट डॉट्स जो बनाए ये न्यूक्लियाई की पोजीशंस हो गई। और ऐसे बोलें कि कहां तक है सेम, तो मुझे लगता है कि 20 CA40 तक तो 20-20 है दोनों, लेकिन इसके बाद फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। और हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट है बिस्मथ, और इसमें हम लोग लिखते हैं बिस्मथ इज 209 एंड 83। तो बिस्मथ के अंदर अगर तुम चेक करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें सिर्फ 83 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 126 है। तो इसी से हमको आइडिया लग जाएगा कि जितना हैवी न्यूक्लियस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे। अच्छा क्यों होंगे, इसको हम ऐसे लॉजिकली समझ सकते हैं कि भाई देखो न्यूट्रॉन्स के बीच में क्या होगा ना, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। लेकिन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन भी होगा। तो अगर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन ज्यादा बढ़ेगा, तो हमें उस रिपल्शन को काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन्स ज्यादा चाहिए। तो इस बात को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स का नंबर क्यों ज्यादा है, ठीक है ना। प्रोटॉन्स की वजह से जो एक्स्ट्रा रिपल्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। देखो एक बार नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो पहला डिस्कशन है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी।
मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और बाइंडिंग एनर्जी को शॉर्ट में बी इंटू ई लिख सकते हैं। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इसमें ये बोलते हैं जैसे कोई भी न्यूक्लियस है, जैसे ZXA है, तो ZXA के अंदर हमको मालूम है कि Z प्रोटॉन्स है, ठीक है, प्लस A माइनस Z इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, या फिर इनको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस जिन पार्टिकल से फॉर्म हो रहा है उन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो ऐसा देखा गया है कि जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस हैं, फॉर ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई, मास ऑफ constituents, mass of constituents is greater than mass of nuclei। और ऐसा किसी भी न्यूक्लियस के लिए ट्रू है, ठीक है ना। अगर कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो मास है, यानी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का अगर हम कंबाइंड मास निकालें और उस न्यूक्लियस का मास निकालें तो उन दोनों के मास में कुछ डिफरेंस है, ठीक है, और इसी मास डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब ऐसा क्यों है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियस अगर स्टेबल है, ऐसे समझो, थोड़ा सा बता सकते हैं एनर्जी बेसिस पे, अगर ये न्यूक्लियस स्टेबल है तो देखो जितने भी स्टेबल सिस्टम है, चाहे वो अर्थ मून सिस्टम हो या कोई टू पार्टिकल सिस्टम हो या इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस का सिस्टम हो, किसी भी स्टेबल सिस्टम का अगर तुम टोटल एनर्जी निकालोगे तो वो निगेटिव आना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोग बोलते हैं -13.6 होती है, अगर हम उसको +13.6 दें तो फिर वो उसको छोड़ देगा, तो वही जो एनर्जी है वो बन जाती है बाइंडिंग एनर्जी। जैसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस होता है, कि अगर हम चाहते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स अलग हो जाएं तो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स मिलेंगे तो उनका कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और वही एनर्जी हमें वापस उनको देनी पड़ेगी अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन वापस से बनाना चाहते हैं। तो मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मास ऑफ न्यूक्लियाई से हमेशा ज्यादा होगा, हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और इनका जो मास डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। एंड मास डिफेक्ट को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या इसको ऐसे लिखते हैं, लग सकते हैं Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स। तो ये जो कंबाइंड वैल्यू है ये हमारी मास डिफेक्ट कहलाएगी। देखो क्लियर है। और इसी मास डिफेक्ट को अगर हम E इक्वल टू MC स्क्वायर से एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो इट बिकम्स बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। अब अगर डेल्टा M को हमने AMU में मेजर किया है तो इसको हम लोग डायरेक्टली 931 से मल्टीप्लाई करके MEV में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर ये AMU में है। AMU क्या होता है मालूम है भाई? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब बहुत छोटा यूनिट है। और 1 AMU कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, केजी में अगर कन्वर्ट करें तो 1.67 10 टू दी पावर -27 kg। AMU का जो डेफिनेशन है ना वो कार्बन से डिफाइंड है, ठीक है ना। मास ऑफ ईच कार्बन एटम इज 12.000, मतलब कितने भी जीरो लगा लो, एग्जैक्ट 12 AMU है, ठीक है ना। मतलब इसमें डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो 1 AMU कितना बनेगा, तो 1 AMU हम ऐसे लिखें तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ ईच कार्बन एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ ईच कार्बन एटम। AMU का जो डेफिनेशन डिफाइंड है वो कार्बन 12 से डिफाइंड है। ठीक है। ठीक है, तो
किसी भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी हम लोग निकाल पाएंगे अगर हमें उसका डेटा हमको पता है। क्यों भाई? नीचे नोट करके एक पॉइंट और लिखेंगे और उसमें ही बोलेंगे टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ टू different nuclei, we can compare binding energy per nucleon of those nuclei। ठीक है, what is binding energy per nucleon? तो it is simply total binding energy divided by mass number। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम लोग BEN लिखते हैं एंड दिस इज सिंपली टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय मास नंबर। देखो सिंपली ये है कि अगर हमें दो न्यूक्लियस कंपेयर करने हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, तो ये बात हम सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमको चाहिए होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि हमें ये चाहिए कि वो बाइंडिंग एनर्जी कितने न्यूक्लियंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो भाई देखो जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे तो उनका जो मास डिफेक्ट होगा वो भी ज्यादा होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी तो नेचुरली बढ़ेगी अगर हम बड़े न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कंपेयर करना है कि स्टेबल कौन ज्यादा है, तो उसके लिए हमें ये चाहिए होगा कि वो बाइंडिंग एनर्जी कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कितने न्यूक्लियॉन्स को बांधे हुए है, तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी करना होगा। तो ये वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं ना, तो ये वैल्यू आयरन के लिए सबसे ज्यादा निकल के आती है। ठीक है ना, ये वैल्यू आयरन के लिए सबसे ज्यादा निकल के आती है। नोट करो पहले इसमें इतना, मैं देखो ग्राफ बताता हूं क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ये एक कर्व है जिसके बेसिस पे हम न्यूक्लियाई का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तुम इस कर्व में ध्यान से देखो क्या क्या बातें नोटिस करने वाली हैं। एक तो ये बात ही नोटिस करने वाली है कि तुम ध्यान से देखो तो किसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रहा है वो आयरन का निकल के आ रहा है, और आयरन का बाइंडिंग एनर्जी अराउंड 8.8 MeV पर न्यूक्लियॉन होता है। MeV तो खैर लिखा ही हुआ है, खाली वैल्यू लिख दो 8.8 MeV। देखो ध्यान से, इसके बाद जो बिस्मथ आता है यहाँ पे, बिस्मथ यहाँ कहीं आएगा। बिस्मथ के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे होगा बिस्मथ कहीं 209। बिस्मथ के बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं। ऑल न्यूक्लियाई आफ्टर ए ग्रेटर देन 209 आर अनस्टेबल। ठीक है, तो अनस्टेबल की वजह से क्या होगा, दे अंडरगो न्यूक्लियर फिशन, या तो वो फिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और दे आर रेडियो एक्टिव। कहने का मतलब है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी का जो रीजन है वो 209 से कम वाला ही है। 209 के बाद सारे के सारे अनस्टेबल हैं। और खास बात क्या है इसमें, और खास बात ये है कि आयरन के बाद अगर हम देखें, ठीक है, एंड अप टू बिस्मथ, इन दोनों में जो गैप है ना, ये गैप भी ज्यादा नहीं है। ये गैप जो है वो 1 MeV के आसपास ही है। कहने का मतलब ये है कि शुरू में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखो तेजी से चेंज हो रही है। भाई देखो ना, एक एलिमेंट यहाँ पे है, फिर एक एलिमेंट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो शुरू में तेजी से रैपिडली बढ़ रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, लेकिन बाद में तुम देखो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। तो बहुत ज्यादा में चेंज नहीं आ रहा है, बाद में स्टेबिलिटी में चेंज कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस जब बड़ा हो जाता है ना तो न्यूक्लियर फोर्सेस सैचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं ये भी हम कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज ऑलमोस्ट सेम, और इसको बोलते हैं
बिकॉज ऑफ saturation of न्यूक्लियर फोर्सेस। एक्चुअली इनफैक्ट यहाँ पे बोलते हैं कि 16 के बाद आई थिंक, ठीक है ना, आफ्टर ए ग्रेटर देन 16, ए ग्रेटर देन 16 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट सेम। शुरू में जो है वो तेजी से बढ़ घट रही है। तो ये ग्राफ में थोड़ी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये वाला जो रीजन है ये न्यूक्लियर फ्यूजन का रीजन है। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन सिर्फ उन्हीं न्यूक्लियाई का होगा जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है। तो वो क्या होंगे, वो जुड़ेंगे और बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। और न्यूक्लियर फिशन कहाँ होगा, न्यूक्लियर फिशन 209 के बाद होगा। जैसे हमने यूरेनियम 238 का ही पढ़ रखा है, यूरेनियम 236 का, 238 का, तो फिशन उन्हीं का होगा आगे। तो एक बार ये डेटा देख लो, सब बातें क्लियर है। देखो कोई डाउट है पूछो। देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करो, कुछ सीधा सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और हमको गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.007, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.008 और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस गिवन है 4.003, ठीक है। एंड 1 AMU इंटू सी स्क्वायर इज गिवन एज 931 MeV। कन्वर्जन दिया हुआ है, निकालो, इसको निकाल सकते हो, करो। 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। देखो पहले हम इसका मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। मास डिफेक्ट निकालने के लिए हम लोग करेंगे, अब ये होता है 2He4। तो 2He4 का मतलब है इसके अंदर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम, ठीक है। एंड बाइंडिंग एनर्जी विल बी डेल्टा एम इंटू 931, तो ये MeV में आ जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए तो 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आता है फाइनल आंसर? 6.28 6.2 284 284, ठीक है, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी में और कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखना है इस तरह का, ये है क्वेश्चन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का एक कर्व दिया हुआ है, कोई हाइपोथेटिकल कर्व है, और हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगी। देखो एनर्जी रिलीज का मतलब यही है कि कौन सी रिएक्शन एक तरह से फिजिबल होगी। जो रिएक्शंस अपने आप हो रही हैं वो एनर्जी रिलीज करती हैं और वही फिजिबल बनेंगी। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको हमें जबरदस्ती कराना पड़ेगा। जबरदस्ती कराने का मतलब है एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो हमें देने वाला केस नहीं पूछा है, अपने आप कौन सा होगा प्रोसेस, बताओ इसमें से। इसका करेक्ट आंसर सी बनेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो तुम ये बात समझ लो कि प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी का मतलब ये होगा फिजिबल रिएक्शन। फिजिबल कौन सी होगी, तो ऐसे देख लेना, ओनली इफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हैव हायर
स्टेबिलिटी। ये बात तो केमिस्ट्री में भी बोलते ही हो ना कि वो रिएक्शन अपने आप कंडक्ट तभी होगी जब प्रोडक्ट उसके हायर स्टेबल होंगे, मतलब ज्यादा स्टेबल बनेंगे। और यहां पे हायर स्टेबिलिटी का मतलब ये होगा हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब यहां तुम एक एक करके ऑप्शन अगर देखो तो y से 2z, मतलब y से 2z, तो देखो y तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, क्योंकि y पहले से ही सबसे ज्यादा स्टेबल है। चेक करो, तो y तो कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि y पहले से ही सबसे ज्यादा स्टेबल है। y से और क्या बनेगा, और कुछ है ही नहीं पॉसिबिलिटी। तो y वाला ऑप्शन तो हट गया। इसके बाद कह रहा है कि w x बनाए और z बनाए। तो देखो w अगर x बनाता तो काम चल जाता, लेकिन w अगर z बना रहा है तो तुम ध्यान से देखो w से z नहीं बन सकता ना, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए ना। हाँ, w से 2y बन सकता है, तो चेक कर लो 2y बन सकता है, तो ये 120 है तो 2y बन सकता है, 2 इंटू 60 हो जाएगा। और x से y बन सकता है बट x से z नहीं बन सकता है, चेक कर लो बस। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, ये पॉइंट ध्यान रहेगा ना कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल तभी बनेगी जब उसके जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होंगे वो मोर स्टेबल वाली कैटेगरी में जाएंगे। यस सर, समझ गए। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक बात और जैसे निकालो, क्वेश्चन है कि ईच यूरेनियम 235 न्यूक्लियस रिलीजेज 200 MeV of energy, then find total energy output, total energy output from 1 kilogram natural uranium which contains only 0.3% यूरेनियम 235 आइसोटोप्स। मतलब क्या हुआ इसका, सेकेंड लाइन का क्या मतलब हुआ। देखो कोई भी मटेरियल है जो नेचुरली मिल रहा है उसके अंदर कई सारे आइसोटोप्स है ना, तो यूरेनियम में जो फिशन है वो सारे आइसोटोप्स का नहीं है, यूरेनियम 235 का फिशन है। तो नेचुरल यूरेनियम में भी यूरेनियम 235 कम ही होगा। तो हमें ये निकालना है कि 1 किलोग्राम नेचुरल यूरेनियम से कितना एनर्जी रिलीज होगा, निकालो। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये निकालना होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 इन 1 किलोग्राम नेचुरल यूरेनियम। नेचुरल यूरेनियम में इसके कितने एटम्स बनेंगे सबसे पहले, तो देखो 1 किलोग्राम को कर लो पहले 1000 ग्राम, और इसका निकालना है हमको 0.3%, तो 0.3 अपॉन 100 कर देंगे। और इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे 235 से तो क्या ये नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे, और मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से तो ये नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। ठीक है ना। टोटल एनर्जी आउटपुट, टोटल एनर्जी आउटपुट हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 200 का, तो ये एमईवी में आ जाएगा। क्यों भाई, और अगर हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगा। बाकी चीजें कोई डाउट है तो बताओ, बोलिए। अदर देन कैलकुलेशन कोई डाउट है तो बताओ। एक क्वेश्चन देखो आईआईटी में आया हुआ है, ये देखो
इसका आंसर निकालो, है आंसर मेरे पास इसका। देखो इसमें क्या कह रहा है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर 235 goes under fission and 200 MeV एनर्जी, ठीक है। रिएक्टर हैज 10% efficiency and produces 1000 megawatt power if the reactor is to function for 10 years। तो 10 साल के लिए टोटल कितना यूरेनियम चाहिए, ठीक है। तो ऐसे देखो, सबसे पहले इसमें हम ये निकालते हैं, नंबर ऑफ फिशंस रिक्वायर्ड पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने फिशन होने चाहिए जिससे 10,000 मेगावाट का पावर आउटपुट आए, 1000 मेगावाट का। तो 1000 मेगावाट का मतलब हो गया 1000 × 10⁻6 वाट, मतलब जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम लोग डिवाइड करेंगे ईच फिशन से। तो ईच फिशन में कितनी एनर्जी है, ईच फिशन में एनर्जी है 200 MeV। जूल में बदलने के लिए 1.6 10⁻13 मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि एफिशिएंसी 10% है तो 0.1 से और मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों भाई। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फिशंस रिक्वायर्ड पर सेकेंड। तो लेट्स से वी कॉल इट एन, ठीक है। फिर लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड इन 10 ईयर्स। तो 10 साल में कितने चाहिए, तो 10 साल में निकालने के लिए पहले तो इसको 3600 मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर्स में कन्वर्ट होगा, फिर 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज में, 365 तो 1 ईयर, और 10 साल मतलब 10 और मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों भाई। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो मास कितना हो जाएगा, मास आ जाएगा टोटल एटम्स, क्यों भाई, एंड डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर Na, ठीक है, इंटू 235, तो ये ग्राम आएगा, और इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये केजी आएगा। तो ये फाइनल आंसर 38,444 केजी है मेरे पास। आता है क्या, बताओ। 38470। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, जाने दो। देखो इस क्वेश्चन में कुछ फिजिक्स तो कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे तुम देखो तो ज्यादातर मूल कॉन्सेप्ट टाइप का है, ठीक है ना। बताओ इसका कोई स्टेप अगर नहीं क्लियर है तो। ठीक है, एक हेडिंग और है इसमें, एंड दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन एंड क्यू वैल्यू। न्यूक्लियर रिएक्शन एंड क्यू वैल्यू। देखो वैसे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर है तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है पहले ये समझते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में देखो, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है। और ये पार्टिकल ही उस रिएक्शन को स्टार्ट करता है, और इस पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेट्स से KEI, और इस पार्टिकल का मास होगा सपोज MI, और ये पार्टिकल जाके टकराता है एक टारगेट न्यूक्लियस से, और ये टारगेट न्यूक्लियस जनरली रेस्ट पे होगा, मास इसका एम्प्टी होगा। अच्छा, एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये टारगेट न्यूक्लियस इस पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस प्रोसेस में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनेगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर ब्रेक होगा प्रोडक्ट न्यूक्लियस में, प्रोडक्ट न्यूक्लियस में और आउटगोइंग पार्टिकल में। मतलब जैसे यूरेनियम का ही फिशन होता है, तो यूरेनियम का फिशन कौन स्टार्ट करता है मालूम है तो भाई, यूरेनियम का जो फिशन है वो न्यूट्रॉन स्टार्ट करेगा। तो यूरेनियम सबसे पहले न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है,
एब्जॉर्ब करने के बाद वो बनाता है यूरेनियम 236 which is unstable and intermediate product, highly unstable, and that uranium 236 further breaks into barium krypton and उस प्रोसेस में फर्दर 2 या 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं। तो जो निकलते हैं पार्टिकल है वो हो गया आउटगोइंग पार्टिकल, और जिसने स्टार्ट किया वो हो गया इंसिडेंट पार्टिकल। यूरेनियम के केस में इंसिडेंट पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल दोनों सेम ही टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब ये है कि वो अपने आप एक बार स्टार्ट हो गई तो अपने आप होना शुरू रहेगी, ठीक है ना। बाद में काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट न्यूक्लियस के पास भी होगी और काइनेटिक एनर्जी आउटगोइंग पार्टिकल के पास भी होगी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी थी इंसिडेंट पार्टिकल की। देखो ध्यान से, तो देखो किसी भी रिएक्शन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे, तो इसमें लिखते जाएंगे हम, कुछ बातें ध्यान रखने वाली। सबसे पहले है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज और रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज सेम होगा। अब चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड से। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्शन के लेफ्ट में टोटल जेड और रिएक्शन के राइट में टोटल जेड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देन आता है कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब ऐसा तो हो सकता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई एक खत्म ही हो गया बिल्कुल। तो ए की वैल्यू भी एलएचएस में और ए की वैल्यू आरएचएस में, ये दोनों सेम आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। देन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि कोई भी टॉर्क नहीं है। एंड कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि बाहर से कोई भी वर्क डन नहीं है। तो ये 3 कंजर्वेशन प्रिंसिपल हैं जो एप्लीकेबल होंगे। टोटल एनर्जी का मतलब होगा मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम बिफोर रिएक्शन एंड मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर रिएक्शन, ये सेम आएगी। ज्यादातर हमें जो यूज पड़ेगा, एक तो हमें इस पॉइंट का यूज आएगा ZLHS इक्वल टू ZRHS, एक ए का यूज आएगा, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का आएगा, ज्यादातर यूज नहीं पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा फिर आगे निकल जाएंगे, ठीक है। क्यू वैल्यू हम किसको बोलते हैं, तो क्यू वैल्यू इज डिफाइंड एज, क्यू वैल्यू इज एक्चुअली एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। और क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। क्यू वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। पहला मेथड तो ये है, क्यू वैल्यू इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा है क्यू वैल्यू इज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो ये क्यू वैल्यू हो गई मास के टर्म्स में, अगर हमें न्यूक्लियाई का मास गिवन है। और तीसरा मेथड है क्यू वैल्यू निकालने का, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी भी दी हुई है तो उस बाइंडिंग एनर्जी से भी हम लोग क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। है क्या क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू इज सिंपली एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे केमिस्ट्री में तुम लोग डेल्टा एच निकालते होगे, निकालते हो क्या, क्यों भाई, केमिस्ट्री में आप लोग डेल्टा एच निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? यस। तो वो हमें ये बताता है कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन में। तो वही काम यहाँ पे क्यू वैल्यू का भी है, ठीक है। क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है, क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सॉर्जिक रिएक्शन। एक्सॉर्जिक रिएक्शन मतलब वो अपने आप रिएक्शन हो रही है। और अगर नेगेटिव है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोर्जिक रिएक्शन। जस्ट लाइक सिमिलर टू एक्सोथर्मिक एंड
एंडोथर्मिक। पॉजिटिव क्यू वैल्यू वाली जो रिएक्शंस होंगी वो अपने आप कंडक्ट होंगी, उसके लिए हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी बल्कि। देखो नोट करो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 आया वो क्वेश्चन है, सीधा सीधा। इसका आंसर सी आना चाहिए। बताना है या हो गया? हो गया हम्म, हो गया सर, हो गया। हो गया। नेक्स्ट देखो, एक है क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखिए। देखो 6 जिसका नहीं हुआ बता भी देता हूँ। मास रिक्वायर्ड पर सेकेंड। तो देखो पर सेकेंड एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है 10⁹ जूल, ठीक है। तो मास रिक्वायर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्यों भाई, सी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो टोटल मास रिक्वायर्ड पर आवर, तो पर आवर अगर चाहिए तो ये जो भी वैल्यू आएगी पर सेकेंड को पर आवर में कन्वर्ट कर लेना। क्या करोगे, इनटू करेंगे 3600। तो देखो ये कितना आना चाहिए, तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 kg। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, ठीक है ना। 21 देखो, 21 में एक बात ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी जो दी हुई है ना वो हमें पर न्यूक्लियन दी हुई है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है और बाइंडिंग एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस की, तो उसके न्यूक्लियन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मास नंबर से। और बाइंडिंग एनर्जी से हम क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो इस रिएक्शन में अगर तुम देखोगे तो क्यू वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो क्यू वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्यों भाई, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स में चाहिए हमको हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी 2 टाइम्स प्लस कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी। तो हीलियम के लिए क्या दिया हुआ है, हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है 7.07। तो इसमें हम लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कार्बन की दी हुई है 7.68, तो इसमें हम लोग 12 मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस नियॉन का दिया है 8.03, तो इसमें हम लोग 20 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू सॉल्व होके क्या आती है, माइनस में आती है 11.9। क्यों भाई, माइनस में आने का मतलब है हेंस दिस इज एंडोर्जिक रिएक्शन। क्यों भाई, हेंस दिस इज एंडोर्जिक रिएक्शन एंड 11.9 MeV एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर एक है इसमें 50। देखो ज़्यादा वैसे नहीं है, कम ही क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी पे ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए।
ये तो खैर नॉलेज बेसिस से भी बोल ही सकते हैं कि न्यूट्रॉन है। क्यों नहीं, तो क्या करोगे अगर हमें प्रॉपरली करना है तो इसको ऐड अप करो, क्या आएगा भाई, इधर ये दोनों वैल्यूज ऐड करो तो ये बनेगा 236, और ये दोनों ऐड करो तो ये कितना बनेगा 141 और 92, तो ये आएगा 233। तो इसका मतलब जो भी है x ऊपर तो 1 है क्योंकि 3 है, नीचे देखो नीचे यहाँ 92 है, और इन दोनों को ऐड करो 56 और 36, तो ये भी 92 आएगा। तो इसका मतलब है कि x के नीचे 0 है, तो x के नीचे 0 है ऊपर 1 है, तो हेंस न्यूट्रॉन हो गया। क्यों भाई, ठीक है। और देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 110। देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है when 20 ग्राम 3Li7 is converted into 2He4 by proton capture, यानी कि 3Li7 प्लस 1H1 प्रोटॉन कैप्चर, और इससे बन रहा है 2 टाइम्स 2He4 बन रहा होगा। देखो रिएक्शन पहले बैलेंस कर लो, ZLHS और ALHS RHS के इक्वल करके। तो द एनर्जी लिबरेटेड इन KWH पूछा हुआ है, तो पहले निकालते हैं इस रिएक्शन का Q वैल्यू। तो इसका Q वैल्यू कितना आएगा क्यों भाई, तो 7.0160 प्लस 1.0079 माइनस 2 इंटू 4.0026 इंटू, अब वो 1 कह रहा है तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा सीधे सीधे। तो ये देखो 7.016 प्लस 1.0079 माइनस 2 इंटू 4.0026, ठीक है। तो ये आ रहा है 1.87 10⁻⁻² गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 3Li7, मतलब कहने का ये रिएक्शन कितनी बार होगी, तो 20 ग्राम में 7 से डिवाइड करेंगे और Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आती है 1.72 10⁻24। तो भाई तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी रिलीज दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 3.21 10⁻22 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻10 का, तो ये जूल में आ जाएगा। तो ये आता है 5.14 10⁻12 जूल। देखो और इसको किलोवाट आवर में कैसे ले जाएंगे, क्यों भाई 1 kWh का मतलब क्या होता है, ये होता है 1000 6 into 10⁵ इंटू किलोवाट आवर का मतलब हो जाएगा इंटू 3600 जूल होता है ना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू से डिवाइड करो,
तो डिवाइड करेंगे 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 से, तो ये आता है 1.42 10⁶ kWh। आता है क्या आंसर इससे? बी आंसर। हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है, बट ठीक है चलो, और कोई तो है नहीं आंसर दूर दूर तक। देखो क्लियर है या नहीं? 1.42 ही आ रहा है ना, 1.33 तो आ नहीं रहा। नो सर 1.42 आया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। क्लियर है क्वेश्चन? मतलब फिजिक्स देखो, फिजिक्स कुछ नहीं है, खाली क्यू वैल्यू ही निकालना था बस, बाकी तो ये तो जनरल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में इतना ही है। अब इसमें रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट बचा हुआ है, और रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे गए हैं। इस वाले पोर्शन में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं।